जयंती विशेष। आज 15 मार्च बहुजन नायक कांशीराम जी की जयंती। दोस्तों, आप जानते हैं कल से ही लगातार सीरीज में चला रहा हूं उनको समझने के लिए। जिन लोगों ने नजदीक से देखा है, पढ़ा है, समझा है, उनसे बात की जाए और उनकी पूरी रणनीति, उनकी पूरी परिकल्पना, उनका दर्शन समझने की कोशिश की जाए। उनकी किताबें 10 वॉल्यूम हमारे पास है, कुछ मैंने पढ़ा है, कुछ हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन जिन लोगों ने नजदीक से देखा है, उनके उनके मोडस ऑपरेंडी को, कार्य करने की शैली को, उनसे कुछ जानना बेहद जरूरी है। कल एचएन दुसाद साहब हमारे साथ थे इसी मुद्दे पर। आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है जिसमें समस्या के समाधान के 3 उपाय उन्होंने बताए हैं। संक्षेप में एकदम क्रिस्पी तरीके से बहुत सारी बातें रिपीट ना हो, और क्या मूल समस्या है संक्षेप में, और क्या आपने समाधान लिखा है अपने लेख में, हमारे दोस्तों को और हमें भी बताएं। स्वागत है आपका दुसाद साहब। थैंक्स सर। अम्बेडकर नामा के नियमित दर्शकों को आज के खास अवसर पर भूरी भूरी बधाई। सर, आज जो मैंने लेख लिखा है, उस लेख में जो है एक तरीके से कहिए तो पूरे बहुजन समाज की भावनाओं का रिफ्लेक्शन हुआ है, प्रतिबिंबन हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट आने के बाद से बसपा जिस स्थिति में पहुंची है, उससे लोगों में भारी निराशा है, बहुत ही भारी निराशा है। और आज आपने देखा होगा कि मान्यवर कांशीराम के जन्म दिवस के अवसर पर ढेरों लोगों ने बसपा के भविष्य को लेकर के जो है काफी चिंता व्यक्त की है। कल आपने जो हमें आमंत्रित किया था उनकी जयंती के पूर्व संध्या पर, उसमें भी जो है ये सब बातें उभर के आई। तो सर जो है अभी वर्तमान हालात ये है कि मान्यवर कांशीराम के जो समर्थक हैं, कांशीराम जो कि बसपा के जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके समर्थकों में एक भारी निराशा घर कर गई है। लोगों के सामने जो है ये चिंता का विषय बन गया है कि क्या मान्यवर कांशीराम द्वारा स्थापित बहुजन समाज पार्टी फिर रिवाइव कर पाएगी, कैसे इसका पुनरुद्धार होगा। क्योंकि माननीय कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को जहां पर छोड़ा था 2003 में, उसमें जो है उन्होंने सारी जो है जमीन पुख्ता कर दी थी, जिसके आधार पर जो है केंद्रीय सत्ता का महल विकसित हो सकता था। लेकिन वैसा न होकर के जो है आज बहुजन समाज पार्टी बहुत ही शोचनीय स्थिति में पहुंच गई। लोगों में जो एक चिंता का जो भाव घर कर गया है, उसके पीछे जो है एक मायावती जी की कार्यशैली भी है। कांशीराम 2003 में जो है फिजिकली असमर्थ होने के बाद से राजनीति से निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद से 2007 में बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता में आती है, और जो है बहन जी बहुत ही सफलता के साथ जो है 5 साल वो शासन करती हैं। लेकिन उसके बाद जो चुनाव होते हैं, हर चुनाव दर चुनाव जो है बसपा के वोट प्रतिशत में गिरावट होती है, और हर गिरावट के बाद से लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस पार्टी को देश पर शासन करना है, उस पार्टी की नेत्री जो है बहन जी गलतियों का जो है संशोधन करते हुए पार्टी को फिर जो है अच्छे फॉर्म में ले जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखें कि 2007 में जो है पार्टी को 30 पॉइंट समथिंग वोट मिले थे। अगला जो चुनाव होता है 2009 में वोट प्रतिशत में जो है काफी हद तक गिरावट हो जाती है, और पार्टी जो है 27% तक पहुंच जाती है, जिसका सीटों में रिफ्लेक्शन जो होता है 19 सीटों के रूप में होता है 2009 के लोकसभा चुनाव में। अगला चुनाव जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2012 में होता है। पार्टी जो है 2007 के 30.43% से जो है और नीचे गिर करके 25 पॉइंट समथिंग पर आ जाती है, और सीटों में जो है कन्वर्शन उसका जो 80 होता है, 80 सीटें पार्टी पाती है। तो ये जो है जो लगातार जो हर चुनाव दर चुनाव जो गिरावट हो रही थी, इसे लेकर के जो है बसपा के समर्थक चिंतित रहे, और कम से कम बुद्धिजीवियों ने तो हर चुनाव के बाद से कुछ सुझाव दिया कि किस तरीके से पार्टी जो है नए सिरे से रिवाइव कर सकती है और वो मजबूती के साथ उभर सकती है। लेकिन बसपा नेत्री ने जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया।
2022 में जो आपका ये होता 80 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जो सिमटती है, 2012 में, उसके बाद से लोग उम्मीद किए थे कि कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे जिससे जो है पार्टी में एक नया जोश आए। लेकिन हैरानी की बात है कि जो है मायावती जी की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका कुफल जो है आपको 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ता है। तो 2017 में जो है पार्टी को मेरे ख्याल से जो है 19 पॉइंट समथिंग जो है वोट मिले थे, और सीट जो है 2012 के 80 से फिसल करके जो है 19 पर पहुंच जाता है। और लेकिन उससे भी जो है उन्होंने सबक नहीं लिया, उससे भी पार्टी में जो है आवश्यक सुधार नहीं हुआ। नतीजा होता है कि इस चुनाव में जो है पार्टी एक सीट तक सिमट के रह गई है, और 2007 में जब ये फुल मेजॉरिटी पाई थी, उस समय के 30.43% वोट प्रतिशत के मुकाबले जो है आज 12 पॉइंट समथिंग पर, संभवतः 12.79 पर सिमट के रह गई है। तो जो ये है 2009 से जो लगातार वोटों में गिरावट हुई है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये मायावती जी जो है ये जो गिरावट है इसको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। और नहीं होते होते आज जो है बहुत ही माने सोचनीय स्थिति हो गई है बसपा की। तो इसलिए मायावती जी के कार्यशैली को देखते हुए जो है लोग निराश हैं कि शायद, तो मैं ये कह रहा था सर कि 2009 के बाद से समय-समय पर जो चुनाव हुए हैं और बसपा का जो है लगातार वोटों में जो गिरावट आई है, तो उससे जो है इसके समर्थकों में काफ़ी निराशा की भावना थी, और लोग चाहते थे कि मायावती जी उस दिशा में कुछ करें। लेकिन उन्होंने किसी भी चुनाव से जो है सबक नहीं लिया। 2009 के बाद से 2012 में गिरावट होती है, 2012 की गिरावट जो है ठीक आपका है, सॉल्यूशन आपने क्या लिखा है? हाँ? 3 सॉल्यूशन आपने दिया है। हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ सर कि इन हालातों में उनकी कार्यशैली देखते हुए लोगों में एक निराशा की भावना है। लेकिन मेरा मानना है कि इस निराशाजनक हालात के बावजूद कुछ ऐसे हालात हैं, जहाँ बसपा का जो है पुनरुद्धार हो सकता है, न सिर्फ पुनरुद्धार हो सकता है, बहन जी प्रधानमंत्री तक बन सकती हैं, और ये पार्टी जो है केंद्रीय सत्ता पर कब्जा भी जमा सकती है। इसी बात को जो है आज मैंने अपने लेख में इंगित करने की कोशिश किया है। क्या है बेसिक हालात? बेसिक हालात सबसे पहले देखना पड़ेगा। ये जो निराशाजनक माहौल है सर, इस निराशाजनक माहौल में एक जो है सकारात्मक चीज़ आपके सामने ये है, जो आपके चर्चा में कल मैंने बताया था कि इस देश में शासक जमात की नीतियों के चलते विराट जो है आपका सापेक्षिक वंचना की स्थिति पैदा हो गई है, और ये वो सापेक्षिक वंचना की स्थिति पैदा हुई है जो पूरी हिस्ट्री में कभी विद्यमान नहीं थी। इसी सापेक्षिक वंचना के चलते जो है पूरी दुनिया में क्रांतियां होती रही हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में अचानक जो है सत्ता में परिवर्तन होता रहा। तो सत्ता में परिवर्तन के लिए जो हालात चाहिए वो शासक दलों की नीतियों के चलते जो है आज की तारीख में मौजूद हो चुके हैं। दूसरी जो बात है, अब क्या है ये यहाँ पर सापेक्षिक वंचना की स्थिति क्या है सर, कि आप देखें कि हर जगह जो है एक सुविधा भोगी वर्ग का जबरदस्त वर्चस्व हो गया है, और आंदोलनों का जो समाजशास्त्र लिखने वाले वे विद्वान है, वो सभी कहते हैं सर कि जब समाज में उपलब्ध सुविधाओं और साधनों का असमान वितरण होता है, तब सुविधाहीन वर्ग में असंतोष उभरने लगता है, और वो आंदोलनों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो दुनिया में जो है जो एक बदलाव का जो आंदोलन होता है वो तभी होता है जब सुविधा जो हीन वर्ग है उसमें जो है सुविधा भोगी वर्ग के प्रति असंतोष पनपता है, वंचना के चलते वो जो है एक कारण बनता है। तो भारत में आज जो सापेक्षिक वंचना की स्थिति है सर, उसे पुनः दोहरा रहा हूं कि ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं रहा है। इसके साथ जो एक दूसरी चीज है सर, आंदोलनों के लिए जो सबसे जरूरी एलिमेंट वो है सापेक्षिक वंचना जो है आपके पक्ष में है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी चीज है वो है क्या है, वीनेस। आंदोलन तभी जो है कारगर होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, जब वंचित वर्गों में जो है एकता पैदा हो, एक दूसरे के प्रति जो फ्रेटर्निटी पैदा हो। यही फ्रेटर्निटी जो है आंदोलन को जो है एक्सट्रीम पर पहुंचाती है। तो संयोग से जो है मान्यवर कांशीराम के आंदोलनों से प्रेरित होकर के बाम शिप का जो अभियान चला है, आप जैसे हम जैसे लोग जो लेखन कर रहे हैं, इससे वर्तमान में जो है एक वीनेस की भावना पैदा हुई है, एक हम भावना पैदा हुई है वंचितों में, जो सुखद बदलाव के लिए बड़ा कारगर जो है
प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। तीसरी अनुकूल स्थिति है सर, वो तीसरी अनुकूल स्थिति ये है कि कहीं भी जब ये होता है, बदलाव लायक हालात पैदा होते हैं, तो उस हालात को जो है पक्ष में कन्वर्ट करने की जो काम करते हैं, वो लेखक करते हैं सर। संयोग से आपका मंडल के समय तक, पिछली सदी तक जो है लेखकों का निहायत ही अभाव था। लेकिन नई सदी में विशेष करके सोशल मीडिया के प्रभाव से, आप जैसे लोगों के जो है एक्टिविटी से, इस देश में मैं कहता हूं कि लाखों की संख्या में छोटे बड़े लेखक पैदा हो चुके हैं सर, जो बदलाव के हालात को जो है अनुकूल बनाने में अपनी कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हताशाजनक माहौल में 3 चीजें जो है ये पक्ष में है, जो बसपा को रिवाइव कर सकती हैं। पहले ये सापेक्षिक वंचना, दूसरी जो बात मैं कह रहा हूं कि वंचितों में जो एक वी नेस का भाव पैदा हुआ है, एक हम भावना का विकास हुआ है, और तीसरा जो है वो है कि इस देश में जो है वंचित वर्गों में लेखक विचारकों की संख्या में जो भारी इजाफा हुआ, जो पहले नहीं था। ये 3 चीजें हैं सर। अब ये जो 3 चीजें हैं, इतनी अनुकूल चीजें हैं सर, जिसके आधार पर मान्यवर कांशीराम ने जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, वो उनका लक्ष्य जो था, इस पार्टी को केंद्रीय सत्ता तक पहुंचाना था। और मेरा बराबर का विश्वास रहा है, आपके चैनल पर हमने कहा कि आजाद भारत में 2 ही पार्टियां सामने आई, वजूद में आई, जिनके पास वो वैचारिक धरातल रहा, जिसके आधार पर उनको केंद्रीय सत्ता पर कब्जा जमाना चाहिए। एक भाजपा, दूसरा बसपा। तो भाजपा अपना लक्ष्य पा चुकी है, वो जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है केंद्रीय सत्ता पर काबिज हो चुकी है। लेकिन बसपा में भी वो एलिमेंट है कि इसे जो है ये रिप्लेस करके भाजपा को उस जगह पहुंच सकती है। तो आज की तारीख में तमाम निराशा के बावजूद जो है कुछ ऐसे हालात हैं कि बसपा जो है रिवाइव कर सकती है। लेकिन सर, इसके लिए 3 शर्तें, जो मैं 3 उपाय बतलाने जा रहा हूं, इन उपायों को सदव्यवहार करने के लिए जो है वही सामने आना पड़ेगा मायावती जी को। उनकी जो कार्यशैली अब तक जो है बहुजन समाज पार्टी के विकास में बाधक रही है, उस कार्यशैली में उनको जो है जबरदस्त बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव लाने के बाद से ही जो है ये जो अनुकूल हालात है, इसका सदव्यवहार किया जा सकता है। इसके लिए उनको 3 काम करने पड़ेंगे, वही आज मैंने अपने जो है बतलाया है। पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये कि बसपा के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, आपके चैनल पे मैंने कहा था कि जिस तरीके से जो है अंग्रेजों के जमाने में इंडियन लोग जो है एक शहादत की भावना लेकर के आजादी की लड़ाई में उतरे थे, मान्यवर कांशीराम से प्रेरित होकर लाखों लोग जो है बहुजन मिशन में लगे थे, कांशीराम के मिशन को पूरा करने के लिए इस देश पर जो है इस देश में का हुक्मरान बनने के लिए जो है बहुत ही मिशनरी भाव से, शहादत की भावना के साथ जो है जुड़े थे इस पार्टी से। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक-एक करके जो है मायावती जी ने विभिन्न कारणों से जो है सबको उस पार्टी से निकाल दिया, और आज ये पार्टी जो है मिशनरी लोगों से बिल्कुल शून्य हो चुकी है। ऐसे कुछ नेता नहीं रह गए हैं जो आपके आइकन हो, जिनको देख करके लोग जो है उनके पीछे अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए चल गए। तो जो हालात हैं, बसपा के सत्ता में पहुंचने लायक जो हालात है, उसकी जो पहली शर्त यह है कि मायावती जी को जो है अपने पुराने साथियों को ससम्मान जो है बैक कराना पड़ेगा। एक टीम बनानी पड़ेगी पुराने साथियों को। उनको जो दूसरा काम करना पड़ेगा सर, किसी भी लड़ाई में सर, जैसे कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की बात कही है, दुनिया की सबसे जो है एक कॉमन फिनोमेना है। जो भी लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, चाहे पॉलिटिकल लड़ाई होती है, उसमें एक शत्रु पक्ष होता है सर। क्योंकि लड़ाई जो है 2 वर्गों के बीच है। ये जो आज मंडल के बाद से जो आपका पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, लड़ाई जो है सुविधाभोगी वर्ग और वंचित वर्गों के बीच है, जिसमें जो है सुविधाभोगी वर्ग ठीक जो है वर्ग संघर्ष की जो थ्योरी कार्ल मार्क्स ने दिया, उसका इस्तेमाल एक तरफा इस्तेमाल करते हुए जो है वो सत्ता में आया, और सत्ता का उपयोग जो है अपने प्रभुत्वशाली वर्ग को और जो है पावरफुल बनाने में कर रहा है। तो एक वर्ग संघर्ष जो है भारत में, आजाद भारत में दिखाई पड़ा है, विशेष करके मंडल के बाद ये पूरी तरीके से उभर के आया। लेकिन ये वर्ग संघर्ष जो है एक तरफा रहा है, वंचितों की तरफ से जो है ये लड़ाई नहीं लड़ी गई। और जैसे मैं कहा कि यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो एक सामने जो है शत्रु खड़ा करना पड़ेगा। इस काम में जो है भाजपा की सफलता में बहुत बड़ा कारण है, उसने एक शत्रु ढूंढ लिया है। उसके निशाने पर दिखाई पड़ते हैं असल में मुसलमान, लेकिन असल टारगेट दलित और पिछड़े हैं। लेकिन दलित और पिछड़ों को शत्रु साबित करके चुनाव में सफलता नहीं अर्जित कर सकती है। वो सफलता अर्जित कर सकती है मुसलमानों को सामने रख करके।
2012 का जो चुनाव हुआ, जोगी ने जो कहा कि है ये लड़ाई जो है 80 बनाम 20 की है, तो ये मान के चलिए सर कि आजाद मंडल उत्तरकांड में भाजपा आज जिस स्थिति में पहुंची है, उसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण है कि उसने एक शत्रु चिन्हित किया और उस शत्रु के खिलाफ जो है लगातार आक्रामक रही है, वो है जो मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। तो उसकी सफलता का एक बड़ा कारण है। अब जो बसपा के जो है बड़े सत्ता में आने लायक जो हालात हैं वर्तमान में, उन हालातों का इस्तेमाल करने के लिए आपको भी अपना एक शत्रु खड़ा करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी को प्योर बहुजन पार्टी शेप देना पड़ेगा सर। जिस तरीके से शुरुआत के दौर में लोग कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार ऐसे ऐसे नारे उछले थे जिनका जो है बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था और उससे सफलता मिल रही थी। आज देखिए भाजपा क्या करती है कि शत्रु अपना खड़ा करने के लिए वो जो है मुसलमानों से तो हर तरह से दूरी बनाती है, चुनाव में उनको एक टिकट भी नहीं देती। यदि वही काम जो है मायावती जी करने लगे, बहुजन समाज पार्टी को जो है सवर्णों से पूरी तरीके से मुक्त करके उनको जो है एक जिस तरीके से जो है मुसलमानों के प्रति अपना भाजपा रवैया रखती है, वही जो इस देश के सुविधाभोगी वर्ग के खिलाफ मायावती रवैया अख्तियार करे और उनसे पूरी तरीके से पार्टी को जो है मुक्त कर दे। ये जो है एक दूसरी शर्त है जिसके आधार पर जो है जो वर्तमान हालात है उसका सद्व्यवहार हो सकता है। तीसरा जो है सर, जैसे मैं अभी बतला रहा था कि ये जो एक विचारक का कहना है कि जब समाज में उपलब्ध सुविधाओं और साधनों का असमान वितरण होता है, तब सुविधाहीन वर्ग में उन चीजों की अचीव करने के लिए एक आक्रोश का भाव पैदा होता है, लड़ाई का जज्बा पैदा होता है और लड़ते हैं ताकि जो है जो असमान वितरण है उस समस्या को जो है उससे पार पाया जा सके। तो पहला तो ये हो गया कि मायावती जो है अपने पुराने बसपा के जो मिशनरी साथी हैं जिनको कांशीराम साहब ने तैयार किया था, उनको जो है स्वसमान पार्टी में बैक कराएं। दूसरा जो है, जो पॉलिसी जो है अब आपका भाजपा जो है मुसलमानों के खिलाफ अख्तियार करती है, उसी एटीट्यूड के साथ जो है इनको जो है इस देश के सुविधाभोगी वर्ग के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। इस कारण उनको टिकट देना है और उनको जो है एक वर्ग शत्रु के रूप में जो है साहस करके खड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो हो गया दूर। और तीसरा उपाय वही है सर कि सारी लड़ाई जो है वो जो है संपदा संसाधनों को लेकर के होती है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की थ्योरी देते हुए कहा है कि जो ये मानव जाति की जो कन्फ्लिक्ट है, इस कन्फ्लिक्ट का जो मुख्य कारण है आपका जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा जमाने के लिए है। तो आज जो है जैसे शुरू में ही हमने बताया सर कि मंडल उत्तर काल में विशेष करके भाजपा की नीतियों के कारण जो है जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी शक्ति के स्रोत है, उस पर जो है हजारों साल के परंपरागत सुविधाभोगी वर्ग का बेहिसाब कब्जा हो चुका है सर। इतना पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्तमान मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाइए तो किसी भी जो है पारंपरिक सुविधाभोगी वर्ग का वैसा कब्जा नहीं है जैसा भारत के सवर्णों का है। तो अब इस स्थिति में क्या है कि इन्होंने जो है अपने स्वार्थपरता के चलते जो है असमान वितरण की एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा कर दी है। तो इसका सदुपयोग करने के लिए जो है मायावती जी को तीसरा जो काम करना पड़ेगा, पहला जो पुराने साथियों को संगठित करना है, दूसरा उनको काम करना है कि जो एक वर्ग शत्रु चिन्हित करना है और तीसरा जो काम करना पड़ेगा उनको एक मैनिफेस्टो के साथ, एक एजेंडे के साथ जाना पड़ेगा। जो बतलाया कि कांशीराम ने जो फिलॉसफी दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में और किसी ने नहीं दिया। तो बसपा के पास जो है कांशीराम का एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन है जिसका कोई जवाब नहीं। तो इस दर्शन को लेकर के जो है जनता के बीच में जाना पड़ेगा और उनको बतलाना पड़ेगा कि जो है हमें सत्ता आप दो और हम सत्ता में आएंगे तो जगह जगह जो है आपको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करेंगे। वो भागीदारी के कहाँ का उन क्षेत्रों का नाम भी बतलाना पड़ेगा। जनरली जो है अपना जो आंदोलन है बस वही आरक्षण तक सीमित होकर रह जाता है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो गई है तब निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाएगा, बस यहीं तक। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर मायावती को ये बसपा को जो है मैंने केंद्रीय सत्ता में काबिज करना है तो उनको जो है जितने भी शक्ति के स्रोत है उसमें कांशीराम का आर्थिक दर्शन लागू करने का मैसेज जो है जमीनी स्तर पर पहुंचाना पड़ेगा। वो कहाँ-कहाँ लागू करेंगी आपका जो है जिसकी जितनी संख्या भारी वो है कि सरकारी और निजी क्षेत्र की हर प्रकार की नौकरियां, मिलिट्री, पुलिस बल, न्यायिक सेवा, इन क्षेत्रों में
दुसाध उसके बाद साहब एक आखिरी सवाल। क्या है, सप्लाई डीलरशिप इत्यादि तमाम हाँ क्षेत्रों हाँ, में। बहुत सारा डाइवर्सिटी लागू होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आप तो जी लखनऊ में ही हैं, एक आध बार अपॉइंटमेंट मांगा है आपने बहन जी के यहाँ? नहीं सर, वो बहुत पहले से जो है ना, मेरा बहुत पहले से कहना रहा है कि यदि यह ज़रूरत हो तो हम सोनिया गांधी से तो मिल सकते हैं, लेकिन जो है उनसे मिलने की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्यों अपॉइंटमेंट माँगने जाएँगे सर, समस्या ये यही है। आर्टिकल किनके लिए लिखा है आपने? हाँ? ये आर्टिकल किनके लिए लिखा है आपने? आर्टिकल तो सर जो है है, मैसेज तो उन्हीं तक है। जो भाजपा के रिवाइवल के जो 3 माने उपाय हमने जो बतलाया है, ये मैसेज उन तक ही पहुँचना चाहिए। तो अब है, आपका चैनल इतना प्रभावशाली है, अभी तो आपके चैनल को देखने वालों की तादाद जो है बेहिसाब बढ़ गई है, लाखों की संख्या में लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात आज हमने अखबारों में लिखी है, वो संदेश जो है आपके चैनल के माध्यम से उन तक ज़रूर पहुँच जाएगा और जी, उन्हें यदि जो है खुद को अपने बूते प्रधानमंत्री बनना है, उन्हें यदि कांशीराम के सपनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जो है सत्ताधारी पार्टी बनाना है, उन्हें जो है बहुजन नायकों के सपनों का जो है एक समतामूलक भारत निर्माण करना है, तो जो उपाय मैं बतलाया हूँ 3 उपाय, इनको माने अडॉप्ट करने का उनको विचार करना चाहिए सर। ऐसा मेरा मानना है। ये संदेश मैं आपके जो है चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ सर। ठीक है दुसाध साहब, मैं वीडियो डालता हूँ, आप व्हाट्सएप पे भिजवा दीजिएगा कहीं, अगर सुन ले तो हो सकता है आपको मौका मिले मिलने का। और ये राय तो उनके पास पहुंचना चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका। और दोस्तों, एचएल दुसाध साहब थे, एक महत्वपूर्ण लेख लिखा है, उन्होंने उपाय बताया है कैसे बसपा को री इन्वेंट करना है। पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और उम्मीद कीजिएगा कि बहन जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और बसपा के और जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे, वो पूरा सुने और दुसाध साहब को वहां से आमंत्रण आए लखनऊ से और जाके वहां पे विशद चर्चा हो। शुक्रिया। जय भीम। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। फिर आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। जय भीम।